सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 7 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के आधार पे अब की बार रेपो दर को 0.25% घटाया है, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट कहते हैं इसे हम अंग्रेजी में। क्यों घटाया है? ताकि बाजार में वापस से लिक्विडिटी बन सके और बढ़ सके। इसके बारे में आप पढ़ेंगे टॉपिक में जो है इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ना कि आरबीआई कब घटा रहा है कब बढ़ा रहा है। आपको बस इतना जानना काफ़ी है कि ये क्यों घटाया है क्यों बढ़ाया है। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ बाज़ार में तरलता बनाए रखने के लिए और बाज़ार को चलते रहने के लिए करा जाता है बस। तो आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। देश में 55% लोग अनिद्रा के शिकार हैं। आजकल बड़े जीवन में जो बैलेंस खो गया है एक तरीके से, तो इस डिसबैलेंस में लोग सही से सो नहीं पाते हैं और इसी कारण है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद ज़रूरी है, लेकिन इसकी कमी से होने वाले शिकार से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। नींद में दिक्कत में से मानसिक रोग, बीपी, शुगर, कैंसर इत्यादि की समस्याएं बढ़ रही हैं। एम्स में हुए सम्मेलन में देश-विदेश से आए चिकित्सकों ने इस बारे में आगे आगाह किया। उन्होंने बताया कि भारत में 55% लोग अनिद्रा का शिकार हैं। मेरे साथियों, 55% लोग अनिद्रा का शिकार हैं, मतलब लगभग आधी दुनिया। जबकि जापान इस मामले में भारत में मतलब आधा भारत अपने आप में 55% लोग, फिर जापान इस मामले में पहले स्थान पर। उल्टा देखिए, जापान में तो और समस्या चल रही है और दूसरे स्थान पर भारत है। अमेरिका के 1/3 लोग इससे पीड़ित हैं और अमेरिका जो कि जनक है कई चीज़ों का, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, वो सिर्फ 1/3 लोग। भारत में इस समय बड़ी समस्या चल रही है इस चीज़ को लेकर। सम्मेलन में योगेंद्र के फ़ायदे पर भी चर्चा हुई। इस सत्र का उद्घाटन एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने किया। इसमें 11वीं एशियन स्लीप रिसर्च सोसाइटी कांग्रेस, 8वीं एशियन फोरम ऑन क्रोनोबायोलॉजी के सम्मेलन में जापान, भारत व अन्य देशों के विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की। जापान से आई टी वाकामारा के होनू, अनीता जगोटा व जो कोवा सहित कई वक्ताओं ने विचार साझा किए। तो मेरे साथियों, सम्मेलन का निष्कर्ष ये निकला था कि भारत में और कई देशों में विशेषकर आजकल अनिद्रा की समस्या बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में है हादसों का सिलसिला, राहत का दर और शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक बदलाव। आज हम बात करेंगे हादसों का सिलसिला पे। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बहु प्रचारित आयोजन में एक ही तरह के हादसे बार बार सामने आए और उनसे सबक लेना ज़रूरी ना समझा जाए। महाकुंभ मेले में शुक्रवार को एक बार फिर आग लग गई। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सच यह है कि वहाँ लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे एक तरह का सिलसिला बन गया है। महाकुंभ की शुरुआत से अब तक आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। किसी भी हादसे का सबक ये होना चाहिए कि कम से कम इसके बाद ऐसे इंतज़ाम किए जाएं ताकि फिर वैसा दोबारा ना हो। मगर ये समझना मुश्किल है कि पहली बार व्यापक पैमाने पर आग भड़काने और उसमें कई पंडाल जलकर खाक हो जाने के बावजूद व्यवस्था के मोर्चे पर अब भी लापरवाही क्यों कायम है। बहुत सही बात है। छिपा नहीं है कि सरकार की ओर से महाकुंभ में हर स्तर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सरकार के उन वादों के भरोसे वहां जाना तय किया, मगर ये अफसोस है की बात ही है कि सरकारी दावे ज़मीनी स्तर पर उतने प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। आग लगने की कई घटनाएं से इतर मौनी अमावस्या के दिन स्नान के मौके पर हुई भगदड़ और उसमें कई लोगों की जान जाने से ये पता चलता है कि हादसों से बचाव के लिए निगरानी और चौकसी के मोर्चे पर सरकार नाकाम रही है। एक के बाद एक हादसों के मद्देनजर सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि उसकी व्यवस्था में किस तरह की और किस स्तर पर कोताही या निर्देशों की अनदेखी की रही है हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर। समस्या तो है, देखिए क्राउड मैनेजमेंट करना भी आसान नहीं है। इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, मगर सरकार को फिर भी मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। अगला संपादकीय है राहत की दर। ये भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद रेपो दर में 25 आधार अंक बेसिस पॉइंट्स रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की है। करीब 5 वर्ष पहले 40 आधार अंक की कटौती की गई थी, जिससे ब्याज दर 4% पहुंच गई थी। मगर बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के मकसद से 3 वर्ष पहले थोड़े थोड़े अंतराल पर 5 बार 25-25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई, जिससे ब्याज 6.5% पर पहुंच गई। तब से ये दर इसी स्तर पर बनी हुई थी। रेपो दर ऊंची होने का असर बैंकों से लिए गए कर्ज के ब्याज पर पड़ रहा था। हुआ क्या था कि सरकार ने पिछली कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ में मौद्रिक नीति समिति में निर्णय ये लिया था कि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए। अब उससे क्या हो रहा था कि बैंक इतनी आसानी से मार्केट में क्रेडिट को लूज नहीं कर पा रहे थे, फ्लो नहीं बना पा रहे थे। अब ये इसे ढीला छोड़ दिया है। जिन लोगों ने मकान, वाहन या किसी रोजगार के लिए कर्ज लिया है, उन्हें अधिक ब्याज चुकाना पड़ रहा था। इसलिए मांग की जा रही थी कि रेपो दर में कटौती की जाए। देखिए, आरबीआई रेपो दर बढ़ा के, कम करके बाजार में बैंकों द्वारा जो जो क्रेडिट छोड़ा जाता है, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा आता है, उसे कंट्रोल कर लेती है। और रिजर्व बैंक इस दिशा में कदम उठाने से इसलिए हिचकिचा रहा था कि महंगाई पर काबू पाना चुनौती बना हुआ था। अब महंगाई का रुख कुछ नीचे की तरफ नजर आने लगा है। अगले वित्त वर्ष में इसका 4% के आसपास रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक का लक्ष्य भी यही है कि महंगाई को 4% के आसपास समेट दिया जाए। स्वाभाविक ही रेपो दरों में कटौती से मकान, वाहन आदि के लिए कर्ज पर ब्याज का बोझ कब कम होगा। दरअसल केंद्रीय दर में बढ़ोतरी इसलिए की जाती है कि बाजार में पूंजी के प्रवाह को रोका जा सके, मांग घटे ताकि महंगाई की दर नीचे उतरने शुरू हो जाए। इसलिए रेपो दर में कटौती से बाजार में पूंजी का प्रवाह कुछ बढ़ सकेगा। इस तरह मांग भी कुछ बढ़ेगी। लंबे समय से रेपो दर ऊंची रहने से लोगों ने वाहन और मकान वगैरह खरीदने से हाथ रोक रखा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि फिर से लोग इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होंगे। चिंता की बात पिछले कुछ समय से विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट बनी हुई थी। जैसे विनिर्माण क्षेत्र के बल पर सकल घरेलू उत्पाद ऊंचा बना हुआ था, वह मांग घटने की वजह से 3% के आसपास सिमट गया है। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र भी इतना गिर गया था। ऐसे में रेपो दर से कटौती का कुछ अच्छा असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है, मगर बाजार में छाई सुस्ती और मांग में कमी आने की वजह केवल ऊंची रेपो दर नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी है। कोरोना की बंदी के बाद बाजार तेजी से पटरी पर तो लौटा, मगर लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। कई मामलों में प्रति व्यक्ति आय घटी है, जबकि उसकी तुलना में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए लोगों ने अपने दैनिक उपभोग में कटौती की है। रेपो दर में कटौती से जरूर लोगों को की जेब पर पड़ने वाले बोझ कुछ कम होगा, मगर 25 आधार अंक की कटौती इतनी मामूली है कि वह लोगों के उपभोग व्यय के रूप में रूपांतरित हो पाएगी, कहना मुश्किल है। बहुत ही बढ़िया संवाद किए रेपो दर और बाजार की अर्थव्यवस्था को लेकर। अगले संपाद की शिक्षा व्यवस्था को लेकर देखते हैं क्या कहते हैं कुमार सिद्धांत साहब। तो कुमार सिद्धांत साहब कहते हैं, हाल ही में भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति, उपलब्धियों और चुनौतियों को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी हुई। पहली, राष्ट्रीय शिक्षा रपट, और दूसरी ASER की रपट। असर, इसे हम असर बोल रहे हैं, बेसिकली असर नहीं, ये ASER है। ये दोनों देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, सुधारों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं। इसमें एक तरफ पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रुझान बढ़ता हुआ दिखता है, वहीं माध्यमिक की उच्चतर मध्य स्तर पर बच्चों के नामांकन में कमी होती दिख रही है। असल में रिपोर्टों ने ये बताया कि हो क्या रहा है कि बच्चे अब शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, एनरोलमेंट ही नहीं ले रहे हैं आगे जाके पढ़ाई में। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन में 37.5 लाख की कमी दर्ज की गई। उच्च शिक्षा तक बच्चों पर पहुंचना तो दूर, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और कई कारणों से हर साल अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 22-23 में स्कूलों में कुल 25.17 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जो 23-24 में घटकर 24.80 करोड़ रह गए। यानी पिछले 4 वर्ष में नामांकित बच्चों की संख्या 1.64 करोड़ कम हो गई है। साथ ही इस अवधि में स्कूलों की संख्या 37,000 की कमी में साथ घर से बहुत ही, देखिए कितना बड़ा आप अंतर देख सकते हैं कि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों से में ज़्यादातर समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों से आते हैं।
दूसरी ओर हाल ही में जारी ASER रिपोर्ट की देश में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट आती है कि किसी देश के सुधार इलाकों में भी शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है। सुदूर इलाकों में देखिए ASER रिपोर्ट जो है एक अच्छी स्थिति बता रही है हमको कि कैसे शिक्षा बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। बच्चे पहले से अधिक स्कूलों में नामांकित हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है कि खासकर इन इलाकों के लिए जहाँ शिक्षा अब तक प्राथमिकता नहीं मिल पाई थी। इस वर्ष ASER का सर्वेक्षण देश में 605 ग्रामीण जिलों के 17,000 गांव तक पहुंचा और 6 लाख बच्चों को शामिल किया गया, लगभग 7 लाख कह सकते हैं। रिपोर्ट दर्शाती है कि पहले से तीसरी कक्षा तक बच्चों को की पढ़ने और गणित के सवाल हल करने की क्षमता में 22 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मतलब ओवरऑल ASER रिपोर्ट हमारे सामने बहुत ही बढ़िया इमेज पोर्ट्रे कर रही है। गौरतलब है कि इस बार ASER ने डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 16 वर्ष के 90% ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी सही उपयोग कर पा रहे हैं। जब बच्चों की ऑनलाइन जानकारी खोजने या अलार्म सेट करने ऐसे छोटे छोटे कार्य दिए गए तो पाया गया कि डिजिटल तकनीक के उपयोग में लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़े आगे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में लड़कियां भी इस अंतर को तेजी से बांट रही हैं और डिजिटल कौशल में बराबरी पर आ रही हैं। शिक्षा की इस नई लहर के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 का भी उल्लेखनीय योगदान है। नीति इस बात पर जोर देती है कि स्कूल में दाखिले के पहले 3 वर्ष में जो आमतौर पर आंगनबाड़ी या नर्सरी स्तर पर होते हैं, बच्चों के सीखने की बुनियाद बनाते हैं। आंगनबाड़ी स्तर पर देखिए बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बच्चा सीखता है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार ने भारत ने एक निपुण भारत मिशन भी शुरू करा था मेरे साथियों, कि जिसका लक्ष्य 26-27 तक तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चों को बुनियादी तौर पर पढ़ने और गणना करने की दक्षता हासिल कराना है। बच्चों को बिल्कुल पहले से रेडी रखना है। ये ऐसे सर्वेक्षण के मुताबिक 83% स्कूलों ने बताया कि उन्हें सरकार में FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गतिविधियों के लागू करने के लिए निर्देश मिले थे। लगभग 78% लोगों स्कूलों ने कहा कि स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को FLN पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, जबकि 75% को संबंधित अध्ययन सामग्री भी प्राप्त हुई थी। राज्य शिक्षा नीति 20 के खासकर 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की शिक्षा के व्यापक ढांचे में शामिल करके संरचनात्मक परिवर्तन किया है। देखिए बहुत बढ़िया फाउंडेशनल लेवल से न्यूमरेसी, लिटरेसी और गणित हो गई, टॉपिक को समझना हो गया, ये सब सरकार ने शिक्षा नीति के अंदर एक बहुत बड़ा विजन देखते हुए प्रोजेक्ट मोड पर शुरू करा था। शिक्षा यात्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ASER 24 की रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में बच्चे आंगनबाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधार की अब भी आवश्यकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित न रखते हुए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे बच्चों के समग्र विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। मगर इसके उलट देश में बच्चों का स्कूल छोड़ने की स्थिति भी चिंताजनक है। हाल में जारी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आती है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। देश भर में बच्चों को स्कूल शिक्षा के नामांकन में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है। इसका सबसे ज़्यादा असर माध्यमिक स्तर पर पड़ा है। विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और लड़कियों के वर्ग में ये गिरावट अधिक देखने को मिली है। मंत्रालय रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्राथमिक स्तर पर 3.7% मिडिल स्कूल पर 5.2% और सेकेंडरी स्तर पर 10.9 हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो स्कूलों में बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, नामांकन नहीं करवा रहे हैं, शिक्षा कंटिन्यू करना नहीं चाह रहे हैं। कई कारण हैं। हालांकि देश के कई राज्यों ने शिक्षा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाने के लिए अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। बच्चों के स्कूल छोड़ देने की समस्या से निपटने के लिए भारत को अन्य देशों की प्रभावी नीतियों से सीखना की आवश्यकता है। फिनलैंड ने निःशुल्क शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण सहायता और समावेशी नीति अपनाकर इस समस्या को काफ़ी हद तक हल किया है। और सरकार भी देखिए बिल्कुल अपना
कई मिशंस के माध्यम से प्रयास में हैं। शिक्षा को वापस से और बेहतर और बढ़िया करा जाए। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत की खबरों में अभी तो ट्रम्प साहब ही छाए हुए हैं। माइग्रेशन पॉलिसी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में लगे हुए हैं। फिलहाल लवलीना बोरगोहान ने जीता स्वर्ण पदक। तालिका सेना में सेना शीर्ष पर है। ये हमारे जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसका आपके सामने मेडल्स के हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा डिटेल में करंट अफेयर जानने के लिए। आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू।